बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इलेक्शन की एक्टिविटी वैसे तो फर्स्ट वर्ल्ड में अपने लीडर को चूज करने की एक्टिविटी होती है, लेकिन पाकिस्तान में इसमें बहुत सा वायलेंस भी आ जाता है और स्टेबिलिटी के बजाय अनस्टेबिलिटी आ जाती है। आज पाकिस्तान जब 8 फरवरी को क्रॉस करके आगे बढ़ा है तो अनस्टेबिलिटी में मजीद इजाफा हो चुका है। इसकी वजह यह है कि क्लियर मैंडेट किसी को नहीं मिला। जिसको मिला है वो ये कह रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट फॉर्म करने का इख्तियार है और मेजोरिटी पार्टी भी हम हैं। ये साबित करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। जिस पार्टी के सबसे ज्यादा मेंबर इलेक्ट हुए हैं उनके पास बल्ले का निशान ही नहीं था और वो एक पार्टी एज अ स्टैंड करेंगे या नहीं ये अब तक क्लियर नहीं है। इस सारी एक्टिविटी में तकरीबन 5 करोड़ वोटर घर से निकलकर अपने हक राय दही का इस्तेमाल करते हैं। ओवरऑल जो टर्न आउट है 2013 के इलेक्शन में वो 55% रहा, तकरीबन 18 के इलेक्शन में 52% रहा और इस बार 48% रहा। ये ट्रेंड ये साबित कर रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में वोटर की तादाद कम होती जा रही है। हालांकि रजिस्टर्ड वोटर्स बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद लैक ऑफ इंटरेस्ट कह लीजिए या सिस्टम से बिल्कुल मायूसी जो कि वो बता रहा है, लेकिन आप सुन नहीं रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ताकत जो है वो अपने नशे में होती है और इस बार भी इसी नशे में। उससे पहले दहशतगर्दी के वाकयात भी सामने आए। डेरा इस्माइल खान में ब्लास्ट हुआ, बलूचिस्तान में ब्लास्ट हुआ, इसके अलावा शांगला में फायरिंग हुई, कई लोग मारे गए। इसलिए तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन काफी लोगों की जानें खा जाता है और देता कुछ भी नहीं है इन रिटर्न। इस बार भी स्टेट से बताते हैं कि तकरीबन 32 से 50 लोगों की जानें गई हैं। इस इंतखाबी अमल को यकीनी बनाने के लिए एक फ्रेगमेंटेड मैंडेट और एक हंग पार्लियामेंट की सिचुएशन सामने आ चुकी है, जिसमें वही 10-12 मसाले होंगे मुख्तलिफ पार्टीज के और किसी के हाथ में कोई मैंडेट डिसाइसिव फैसले करने के लिए नहीं होगा। Just days after general elections were held in Pakistan, there is still no clarity on who will form the government. Pakistan is still unclear on who will become the next Prime Minister. Who will become the next Prime Minister of the country? Who will be Pakistan's next Prime Minister? कौन होगा वजीर आजम? अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत बनाने जा रहे हैं। कहा जाता है कि एक ग्रैंड अलायंस बनेगी, मुल्क के जो मसाइल हैं वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन हालात हमेशा इसके ऑपोजिट रहे हैं। क्योंकि जब क्लियर मेजोरिटी किसी पार्टी को नहीं मिलती तो वो 5 साल अपने इत्तेहादियों को मनाने में ही गुजार देती। सारी एनर्जी वहां लग जाती है कि कोई भाग ना जाए। उसकी वजह ये कि ग्राउंडिंग हुकूमत सिर्फ 7 से 8 पार्टीज के ऊपर खड़ी होती है। पीटीआई की गवर्नमेंट की अगर हम बात करें 18 में जो उन्होंने बनाई थी, एमक्यूएम के 8 मेंबर निकले और पूरी हुकूमत गिर गई। इस बार तो उससे भी ज्यादा पार्टीज को मिलकर हुकूमत फॉर्म करनी पड़ेगी क्योंकि वो नंबर्स भी नहीं आए जो लास्ट टाइम आए थे। अब तक पार्टी पोजीशंस क्या कहती हैं, पहले इस पे बात करते हैं। इलेक्शन हुआ कैसे? अभी तक तो बताया ये जा रहा है कि पीटीआई की तकरीबन 93 मेंबर्स इलेक्ट हुए हैं। पीटीआई पार्लियामानी पार्टी स्टैंड नहीं करती है क्योंकि उनका जो निशान था वो सुप्रीम कोर्ट ने खूबसूरत फैसला करके छीन लिया है इस बुनियाद पर कि आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। ये नहीं देखा कि इसके अलावा नवाज शरीफ या जरदारी साहब क्या किसी भी हल्के की आवाम से फिर ग्रॉस रूट लेवल से इलेक्ट होने के बाद किसी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़के पार्टी के सरबराह बने हैं, उनसे निशान ले लिया, इसलिए उनको आजाद कहा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स आज भी पीटीआई है। और पीएमएलएन की अगर हम बात करें तो नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद ये कहा जा रहा था कि अब स्टेबिलिटी वापस आ जाएगी, अब दोबारा से सड़कों के जाल बिछेंगे और दोबारा से तरक्की का सफर शुरू हो जाएगा और उनका वोटर कहीं नहीं गया, वो इधर ही है। लेकिन हमने देखा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इनफैक्ट जितनी सीटें उनको मिली हैं वो कैसे मिली हैं ये आप सब जानते हैं। लेकिन फिलहाल जो ऑफिशियल नंबर कह रहे हैं वो 74 के हैं। पूरे मुल्क से मुस्लिम लीग नवाज ने अकेले भागकर सेकंड आने का एजाज हासिल किया, लेकिन फिर भी मुश्किल से 74 सीटें ले सकी। पीपल्स पार्टी भी पीडीएम के अलायंस की 18 महीने की हुकूमत में उनके साथ थी, उसमें विनर है। इसकी वजह यह है कि वो चारों सूबों में उनके रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हुए हैं। टोटल नंबर पीपी के पास जो इस वक्त मौजूद है वो तकरीबन 55 के अराउंड है और इसके अलावा जेयूआई का सफाया हो गया खैबर पख्तूनख्वा और एमक्यूएम जिसका कोई नामो निशान नहीं था अगर 1-2 साल पहले की बात की जाए। तो मुबारक हो कराची वालों को, क्योंकि जिसमें ये बताया जा रहा है कि कराची के अंदर जितना भी वायलेंस हुआ है उसमें कहीं ना कहीं लिंक्स एमक्यूएम के साथ जोड़ते हैं। दोबारा बड़ा मैंडेट लेकर आए हैं। ये सिंबल वाली पार्टीज में तकरीबन तीसरे नंबर पर आती है। ऐसे में पीटीआई शामिल नहीं है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो ये चौथी बड़ी पार्टी है। तो ये सारा स्कीम है। अब पहले आपको बताते हैं कि इलेक्शन हुआ किस तरह का। क्या ये इलेक्शन था, सिलेक्शन था या एक फ्रॉड था? और ये जो सिलेक्शन हुई है ये बड़ी अजीब किस्म की सिलेक्शन हुई है। अगर सिलेक्शन करनी थी तो 2018 की तरह पहले ही सब कुछ कर लिया जाता, आप पहले ही कर लेते, ठप्पे लगा लेते और उसको वहीं पर खत्म कर दिया जाता है। लेकिन इस बार तो मेरा ख्याल है कि जो पावरफुल क्वार्टर्स थे उन्होंने भी सोचा है कि नवाज शरीफ साहब हों या पीडीएम के और लोग हों, पहले उनको हम बता देते हैं कि उनकी औकात क्या है। पहले अच्छी तरह से उनको बताएं कि आप हमारे बगैर रेंगने के भी काबिल नहीं हैं, चलना तो बहुत दूर की बात है। पहले उनको बता दें कि अगर हम आपकी हेल्प ना करें तो आप जो 40-45 सीटें या जो भी 50 सीटें जीत चुका है जो ऑर्गेनिकली बनती हैं ये भी नहीं जीत सकते थे।
तो पहले अच्छी तरह से उनका सांस सुखा दिया और उसके बाद उस ट्रेंड को थोड़ा सा रिवर्स करना शुरू किया। और जब रिजल्ट शुरू किए गए तो उसके बाद कुछ नए फॉर्म 45 भी बनाए गए, कुछ नए डिस्प्ले भी किए गए। फॉर्म 47 में बहुत सी गलतियां निकली। जैसे आपको एक मिसाल देता हूँ, NA 130 लाहौर की, जहाँ पे नवाज शरीफ की विक्ट्री का मार्जिन रखने के लिए पूरे हल्के में पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार खड़े हुए थे, उनके नंबर ऑफ वोट्स पता है कितने लिखे हुए थे? 0 लिखे हुए। यानी उन्हें अपने खानदान ने भी वोट नहीं दिया, उन्होंने खुद अपने आप को भी वोट नहीं दिया। टोटल नंबर ऑफ वोट्स हैं 0 नंबर। नंबर 1 पर नवाज शरीफ थे जो अकेले भागकर फर्स्ट आए थे, और नंबर 2 पे यास्मीन राशिद साहिबा है। दोस्तों, एस्टेब्लिशमेंट को, इलेक्शन कमीशन को जब इतनी चीजें वाज़ेह तौर पर नजर आ रही हैं जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती है, जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं हो सकती है, तो फिर ये शेम एक्सरसाइज करके आपने 50 अरब रुपया लगाया, तकरीबन 50 के करीब लोग मरवाए, 5 करोड़ लोगों का टाइम जाया किया, और सारी एक्टिविटी से निकला क्या? एक जाती ख्वाहिश पे एक बंदा लाया जाए। अब ये स्प्लिट मैंडेट के साथ हो क्या रहा है कि दोबारा रेट लगना शुरू हो चुके हैं। MQM को फोन जाता है कि फौरन लाहौर पहुंचे, और वो लाहौर पहुंचकर नून लीग के साथ इत्तेहाद कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग अगर हुकूमत फॉर्म करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो लार्जेस्ट मेजोरिटी पार्टी है PTI, वो गवर्नमेंट में है ही नहीं। और जब आप इतने बड़े नंबर को इग्नोर करेंगे तो उसके बाद स्टेबिलिटी कैसे आ सकती है? और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के साथ जो हुआ है, उन्हें ये समझ ही नहीं आई। दोस्तों, सिंपैथी वोट पाकिस्तान में हमेशा से एक ट्रेंड में रहा है। पाकिस्तान में आप 1985 से देख लें, आज तक वोटर हमदर्दी की बुनियाद पर वोट देता है। आपको क्या लगता है कि इतनी दानिशमंदी से लोग वोट कर रहे हैं कि वो देखते हैं कि किसका फायदा मुझे होगा या किसने लॉन्गर रन में मुझे सपोर्ट किया? पाकिस्तान में 85 में जो इलेक्शन हुआ, पीपल्स पार्टी ने बाइकाट किया, पछताए। बेसिक प्रिंसिपल्स पर ये इलेक्शन नहीं लड़ा उन्होंने, लेकिन लेसन लर्न किया कि गलती की है। भुट्टो साहब की हैंगिंग हुई और उस हैंगिंग के बाद सिंपैथी वोट पीपल्स पार्टी को मिला। तो 88 में बेनजीर साहिबा वापस आई, तमाम रैगिंग ट्राई कर ली गई, ID कार्ड ब्लॉक कर दिए गए, बल्कि शर्त रख देते थे कि PP को वोट नहीं देना है, लेकिन फिर भी वो जीती। उसके अलावा IGI बनती है, सारा पैसा वहां लगा दिया जाता है, फिर भी बेनजीर जीतती हैं। क्या लेसन लर्न किया? कुछ भी नहीं। 90 में ज़िया-उल-हक साहब की डेथ का जो एजेंडा था, उसको अच्छी तरह से नवाज शरीफ साहब ने कैश किया, और उन्होंने ये कहा कि इनको मारने वाली मगरबी ताकतें हैं, हमें वोट दीजिए इस्लाम की सरबुलंदी के लिए। 1990 में पैसा भी लगा, सिंपैथी वोट भी आता है, नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं। 93 में नवाज शरीफ साहब से साइकिल का सिंबल वापस ले लिया जाता है, और फिर करप्शन चार्जेस भी लगाए जाते हैं। इसके ऊपर 97 में दोबारा इलेक्शन आता है और सिंपैथी वोट मिलता है। 2007 में बेनजीर भुट्टो वापस आती हैं, असैसिनेशन होता है, सिंपैथी वोट मिलता है। 2008 में पीपल्स पार्टी पावर में आ जाती है। 13 में नवाज शरीफ साहब आते हैं, 17 में उनको जेल हो जाती है, करप्शन के केस बनते हैं, पानामा बनता है, सिंपैथी वोटर उनको वोट देता है, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनवा दी जाती है, क्योंकि पंजाब में मेजोरिटी नून लीग की थी, लेकिन गवर्नमेंट किसकी बनी? PTI की। वोट किसने दिया? सिंपैथी वोटर्स ने। ये सारे ट्रेंड से नून लीग ने कुछ भी नहीं सीखा। 16 माह की हुकूमत का हिस्सा बनकर अपनी सारी जिंदगी की मेहनत बर्बाद कर ली। शहबाज शरीफ इज द ओनली कल्प्रिट कि उन्होंने सिंगल हैंडेड लीड डिस्ट्रॉय कर दी। नवाज शरीफ साहब की सारी मेहनत को 16 महीने की बादशाही के लिए, और इमरान खान साहब 2023 में जेल होते हैं। इस सिंपैथी वोटर ने बाहर निकलकर साबित कर दिया कि हम एंटी स्टेटस को हैं। ये सारा वोट जो पड़ा है, ये बेसिकली PTI को एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट है। जो भी लकीर के उस पार खड़ा हो जाएगा एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट, जीत जाएगा। उसको फिर हराना कैसे है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस बार ये मेहनत डबल हो गई। फर्क सिर्फ ये है कि 2018 में और 2024 में सिर्फ एक फर्क है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी अपने पपेट को इंस्टॉल करने में। पहले कम करनी पड़ी थी क्योंकि वोटर निकला ही नहीं, और उस तरह से वो ट्रेंड नहीं था। खुद नून लीग के लोग कह रहे हैं कि हमने पहले ही परसेप्शन बना दिया था कि हम तो जीत रहे हैं, वोटर बाहर आया ही नहीं, तो कितने बड़े बड़े लोगों का सफाया हो गया। अब देख लीजिए, KP से वहां पर मौलाना साहब का या ब्लोर फैमिली का, इवन एमल वली खान की बात करें और जो समर हारून ब्लोर हैं उनकी बात करें, ANP इतना प्रोग्रेसिव मंशूर दिया, तालिबान के साथ जंग लड़ी, उसके बावजूद यही लोग जीते जिनको सिंपैथी वोट मिलना था। और ये सारी एक्सरसाइज के बाद आपको समझ ये आती है कि आप अगर इस कैंप का हिस्सा बनते हैं, जहां पर सारी फील्ड भी आपकी है, मैदान भी आपका है, तो चाहे जो भी कर लीजिए, वोट आपको नहीं मिलेगा। अब उसको मैनेज करने की एक्सरसाइज में इतनी एनर्जी जाया हो रही है कि अगले 5 साल तक क्या होगा, यही देखने का अंदाजा आप लगा लीजिए। अब पीपल्स पार्टी का ये नहीं पता है, वो क्लेरिफाई ये नहीं कर रहे हैं, बिलावल साहब के प्रोग्रेसिव नारे कहां गए, नहीं समझ आ रहा है कि इस सारी सूरत-ए-हाल में आइडियली क्या होना चाहिए था। आइडियली होना ये चाहिए था कि मियां साहब आते और कहते हम माइनॉरिटी पार्टी हैं, हम अपोजिशन में बैठेंगे, ये मेजोरिटी है, इनको गवर्नमेंट फॉर्म करने दें। अब आप कहेंगे कि इस तरह तहरीक इंसाफ मुल्क को बर्बाद कर देगी, लेकिन जो वायरस होता है ना, जब तक वो कंप्लीट ना फैले, जब तक वायरस से मुकम्मल तौर पर बीमारी उसकी पीक तक ना पहुंच जाए, वो खत्म नहीं होता है। तो अगर आप समझते हैं कि PTI इज अ फोर्स फॉर इविल, तो उनको खत्म करने के लिए भी यही बैलेट चाहिए। वो जितनी भी ताकत का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ना खत्म हो सकते हैं और ना ही सप्रेस हो सकते हैं, बल्कि उनकी ताकत और बढ़ जाएगी।
जितना आप उनको दबाएंगे और रेलेवेंट हो जाएंगे। तो अगर आपने उनके फिनामिना से जान छुड़वानी है, जो मुल्क का हाल आपने किया हुआ है, उसको 6 महीने ला के बिठा दें, खुद ही पॉपुलैरिटी जीरो हो जाएगी, क्योंकि सोल्यूशन कोई है ही नहीं। IMF के बगैर कुछ कर ही नहीं सकते। इन्फ्लेशन आसमान पर जा रही है, टेररिज्म जो कि पीक कर रहा है, इनस्टेबिलिटी, पोलराइजेशन आसमान पर है। तो पॉलिटिक्स जो है वो परसुएट करने की आर्ट्स है। मीडिया स्ट्रेटेजीज इन सब की इतनी पुरानी है कि इनको अंदाजा ही नहीं है कि वो किसके खिलाफ जा रहे हैं। ये सोचते हैं कि अगर आप PTI के वोटर हैं, आप सोचते हैं कि धांधली हो गई है, तो आपको शायद ये पता नहीं है कि अगर आपकी मर्जी वाले भी आ जाते तब भी वो नौकरी किसी और की करते, आपकी नहीं। जिस तरह से वो पॉल कार्ल ने भी कहा था, इलेक्शन डिटरमाइंस हु इज इन द पावर बट दे डू नॉट डिटरमाइन हाउ द पावर इज यूज्ड। चलिए तो आप डिसाइड कर लेंगे कि ताकत में कौन आएगा, लेकिन ताकत इस्तेमाल कैसे की जाएगी ये आप डिसाइड नहीं करेंगे। इसलिए इस सारी एक्सरसाइज में जो इसका लुबे लुबाब है, जो इसका क्रक्स है, वो ये है कि इलेक्शंस नहीं हुए हैं। दिस इज एब्सोल्युटली सिलेक्शन। इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। 18 के इलेक्शन से भी एक स्टेप आगे जाके इसको रैक किया गया है ताकि अपनी पसंद का बादशाह लगाया जा सके, लेकिन उसके बावजूद स्टेबिलिटी वापस नहीं आने वाली। अगर आप चाहते हैं कि स्टेबिलिटी वापस आए, सोल्यूशन सिर्फ ये है कि मेजोरिटी पार्टी को मैंडेट दें, उनको गवर्नमेंट फॉर्म करने दें, उनको बल्ले का निशान वापस दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकल मैनूवरिंग से बाहर निकले और वो जो मैंडेट इनको मिला है, जैसे भी मिला है, वो जिस भी मर्जी आप समझ लें कि सिंपैथी वोटर है या पॉपुलिज्म है, लेकिन उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि उन्हें हुकूमत करने दीजिए। डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल भी ये है कि 51% जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। दोस्तों, डेमोक्रेसी एक सेंटेंस में वाइंड अप हो सकती है, और वो सेंटेंस है ट्रूथ इज वैलिडेशन। सच वो है जिस पर ज्यादा लोग मुत्तफिक हों। अब पाकिस्तान की मेजोरिटी इस सच के ऊपर मुत्तफिक है, इस पर आप और मैं जो कुछ भी कह लें उसका कोई फायदा नहीं। लेट देम रूल हु गॉट द मैंडेट एंड यू फिनिश एनी पार्टी, इट कैन ओनली हैपन थ्रू द बैलेट, नॉट बाय बुलेट। थैंक यू।